नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जनता और सरकार के बीच में जो संवाद है, जो दर्पण है, या यूं कहें सरकार और वोटर के बीच में उनके दरमियान जो बातचीत है, जो आईना है, ऐसा कहा जाता है कि 2014 के बाद से ये आईना धुंधला होना शुरू हुआ और धीरे धीरे यह आईना टूट गया। और इस टूटे हुए आईने को ही गोदी मीडिया कहते हैं। अब दोस्तों, चुनाव के मौसम में आज बात होगी मोदी सरकार के उस सबसे बड़े हथियार की, जिसकी बदौलत वो पिछले चंद सालों से इस देश की हुकूमत पर काबिज है। अब दोस्तों, ये जो गोदी मीडिया है, ये सरकार के कदमों में, बादशाह के कदमों में क्यों लेटी हुई है? क्यों सब कुछ भूल गई है? क्यों इसने आंख में पट्टी बांधी? मुझे लगता है कि इसको जानने से पहले हमें ये तीन कारण समझने होंगे, तीन प्रमुख कारण समझने होंगे। कारण बहुत हैं, लेकिन तीन प्रमुख कारण समझिए कि ये मोदी सरकार के हाथ में किस तरह से ये गोदी मीडिया खेल रही है। तो ये तीन कारण है। सबसे पहला कारण है करोड़ों करोड़ रुपए का, जी हाँ, एक सालाना बजट सूचना प्रसारण मंत्रालय का केंद्र सरकार में और फिर बीजेपी सरकारों का राज्य सरकार में। और ये जो करोड़ों करोड़ का जो बजट है, उसका विज्ञापन सरकार के हाथ में, मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, इन जैसों के हाथ में, योगी के हाथ में, शिवराज सिंह चौहान के हाथ में, गुजरात सरकार के हाथ में विज्ञापन। और दूसरा, टीवी लाइसेंस। जी हाँ, ये जो टीवी लाइसेंस है, ये कोई ट्विटर नहीं है। ये लाइसेंस 1 मिनट में खारिज किया जा सकता है। और तीसरी बात, मालिकों का बिजनेस। हर टीवी चैनल का मालिक कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस है तो लिहाजा जांचें हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है। तो तीसरा कारण, ये मालिक है, ओनरशिप है। अब दोस्तों, यूं तो मुख्य धारा के जितने न्यूज़ चैनल हैं, जितने अखबार हैं, वो चाहे आप रिपब्लिक कह लीजिए, जो गोदी मीडिया के दौर में जिसने जन्म लिया, पला बड़ा, आगे बढ़ा, या फिर जी टीवी कह लीजिए, या फिर इंडिया टीवी कह लीजिए, या फिर टाइम्स नाउ कह लीजिए, या फिर दैनिक जागरण कह लीजिए, जितने भी अखबार हैं, लेकिन इन सब पर इस कम समय के वीडियो में सब कुछ परोस देना बहुत मुश्किल है, तथ्यों में जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ा मीडिया समूह है, जिसके हाथ में 70%, 70% प्लस 70%, जिसके हाथ में मीडिया है, वो चाहे चैनल हो, वो चाहे वेबसाइट्स हो, चाहे वो और माध्यम हो, उस पर बात करूंगा। जी हाँ, टीवी 18 पर, टीवी 18 नेटवर्क पर। अब ये जो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड है, दरअसल इसको संभालता है, इसका जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, वो नेटवर्क 18 ग्रुप की है। और ये जो ग्रुप है, ये रिलायंस इंडस्ट्री का है, और ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है, वो इन साहब की है। तो आज का एपिसोड इसी पर होगा। सारी परतें मैं खोलने जा रहा हूं कि कैसे इस मुल्क में आवाज खरीद ली गई है, कलम खरीद लिया गया है। और दोस्तों, एक गुजारिश आज पहले करता हूं, वीडियो बनाने से पहले, कि मैं कोई कहानियां नहीं सुनाता आपको, मैं कोई लतीफ़े नहीं सुनाता हूं, मैं कोई क्राइम की चटपटी स्टोरीज़ नहीं सुनाता हूं, मैं कोई एंटरटेनमेंट की, बॉलीवुड की मसालेदार कहानियां, मनोहर कहानियां नहीं रखता हूं आपके सामने। मैं वो खबरें रखता हूं, वो कहानी रखता हूं, वो सच रखता हूं, जो यही गोदी मीडिया, जिसको दिखाने में हिम्मत नहीं कर सकती। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार गोदी मीडिया की बातों को देश के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रही है, तो कम से कम मेरे इस चैनल को, मेरी इस आवाज़ को, जो आपकी अपनी आवाज़ है और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े कलेजे के साथ आप तक पहुंचाई जा रही है, उस आवाज़ को ज़रूर शेयर करिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, हकीकत यह है कि मुकेश अंबानी साहब के पास ना सिर्फ 72 चैनल हैं और ना ही सिर्फ उनके पास वेबसाइट्स हैं। हकीकत यह है
कि देश के हर बड़े चैनल में आप नाम लीजिए, उसमें उनका निवेश है और अरबों रुपए का निवेश है। नेम एनी चैनल, एक आध को छोड़कर, और हर चैनल के पीछे मोहर है अंबानी की। कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज बात इसीलिए अंबानी की मैं कर रहा हूं, और अंबानी की अगर मैं बात करूं, उनके चैनल की बात करूं, टीवी 18 की बात करूं, तो मुझे लगता है कि फिर इस शो के साथ शुरुआत करनी चाहिए। आर पार, बात मैं भी आर पार की कर रहा हूं, तो ये आर पार देखिए, एजेंडा देखिए कि किस तरह मुल्क का माहौल चुनाव के मौसम में गर्म किया जाता है। जिस वक्त चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी है और देवगन साहब की जो गन चल रही है, टॉपिक देखिए, हिंदुत्व का सबसे बड़ा धर्म संसद, हिंदुत्व की सबसे बड़ी धर्म संसद। एक और कैप्शन, एक और प्रोग्राम, हिंदुत्व पर वार, मुगलों से प्यार। हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस्लामिक देश में बैन, देसी मौलाना क्यों बेचे। किसान आंदोलन में तालिबानी हत्या। टॉपिक देखते जाइए, एजेंडा देखते जाइए। अब्बा जान तालिबान और जय श्री राम, ये है इस मुल्क की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनी का एजेंडा। अब दोस्तों, ये जो अमीश देवगन साहब हैं, जिनकी गन चलती जा रही है, एजेंडा सेट कर रहे हैं चुनाव के मौसम में, और उनके मालिक इस हिंदुस्तान के सबसे रईसजादे, सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनी, एक तरफ पैसा खींच रही है, उधर मोदी जी कॉरपोरेट टैक्स माफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी समाज से जो पैसा लेते हैं जहर खोल रहे हैं उसके एवज में। लेकिन अमीश देवगन, मुझे लगता है कि सारी उंगलियां उन्हीं पर लगाना ठीक नहीं। वो एक नौकरी करते हैं, पत्रकार थे जो शायद अब ना रहे हों, नौकरी करते हैं। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि ये जो एजेंडा है वो कौन सेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि हमें पहले वो चेन ऑफ कमांड समझनी चाहिए कि अमीश देवगन साहब वो रिपोर्ट करते हैं, जो उनके चैनल के एडिटर हैं ये अडवाणी साहब, और वो रिपोर्ट करते हैं राहुल जोशी। जी हाँ, राहुल जोशी जो CEO हैं इस कंपनी के, टीवी 18 के। और राहुल जोशी रिपोर्ट करते हैं आदिल साहब को, और आदिल साहब रिलायंस को करते हैं, और रिलायंस रिपोर्ट करती है मुकेश अंबानी को। अब ये जो माहौल गर्म करने वाली खबरें आप तक परोसी जा रही हैं, आपको दिखाई जा रही हैं हर चैनल में, और माहौल चुनाव के समय में खराब करने की कोशिश है, उसमें जो लास्ट वर्ड है, यानी जो आखिरी व्यक्ति जो उस खबर को हटा सकता है या दूसरी खबर दिखा सकता है, वो लास्ट वर्ड मुकेश अंबानी। ये चाहें तो पूरा का पूरा एजेंडा साफ सुथरा हो सकता है पहले की तरह, और ये चाहें तो ऐसे ही चलने दें। मैं इन पर बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले ये आपको बता दूं कि रोज ये जो खबरें दिखाई जाती हैं, जो एजेंडा सेट किया था, अब्बा जान, चचा जान, ये हिंदुत्व और ये तालिबान, माहौल गर्म करने वाला, हिंदू मुसलमान, ये खबरें आप तक पहुंचती कैसे हैं, कैसे ये तय होता है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब दोस्तों, ये खबरें आप तक पहुंचती कैसे, तो सबसे पहले तो खबर एंकर ही तय कर लेता है, और देवगन साहब जैसे एंकर हों, सरकार परस्त, जो हुकूमत के आगे नतमस्तक हैं, वो खुद ही तय कर लेते हैं कि क्या दिखाना है मोदी जी, शाह साहब क्या पसंद करेंगे, और कहाँ एजेंडा सेट हो सकता है सरकार का। तो कुछ खबरें तो एंकर ही तय कर लेते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो हर चैनल की, जो एक आप कह सकते हैं एक एडिटोरियल, एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में जो चैनल का हेड होता है, आउटपुट हेड होते हैं, जो संपादक होते हैं, उनकी सलाह मशवरे से तय हो जाता है कि आज मोदी जी को क्या परोस के दिया जाए। और कुछ खबरें ऐसी हैं जो सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस से आती हैं, और प्रधानमंत्री ऑफिस में ये दो आप देख सकते हैं कारिंदे हैं या अधिकारी हैं, हिरेन जोशी साहब। जी हाँ, हिरेन जोशी, डॉक्टर हिरेन जोशी, ये OSD कम्युनिकेशन है, और मोदी जी के बड़े पुराने, गुजरात में जब वो थे मुख्यमंत्री तब से उनके साथ हैं, और वही मोदी जी की स्पीच, मोदी जी की ट्वीट, मोदी जी को क्या कहना है और मीडिया को क्या दिखाना है, ये साहब डॉक्टर हिरेन जोशी
तय करते हैं। और अगर उनको लगता है कि आज कुछ उनको एंकर्स को बताना है, आज उनको कुछ चैनल हेड को बताना है, तो हिरेन जोशी और प्रतीक जोशी, ये भी ओएसडी हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये तय करते हैं कि आज एजेंडा ये होगा। और मेरी जानकारी है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में हिरेन जोशी दिन भर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, जिसे ये गोदी मीडिया फॉलो करती है। अब दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि इन चैनलों का एजेंडा कैसे सेट होता है, कैसे रोज़ आपके लिए जो जहर तैयार होता है आपको परोसने के लिए, उसके पीछे कौन लोग हैं, किस तरह काम करते हैं, किस तरह साजिशें रचते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो अगर चाहे, अगर उसमें इच्छा शक्ति हो, तो इस एजेंडे को बदल सकता है, बेहतर कर सकता है। और वो शख्स है मुकेश अंबानी। आप कह सकते हैं मीडिया टाइकून। और अगर इस देश की पत्रकारिता रसातल में जा रही है तो प्रमुख तौर पर उसके जिम्मेदार मुकेश अंबानी। और क्यों है, इसके भी मैं आपको 3 कारण बताना चाहता हूं। पहला कारण तो ये कि 72 चैनलों के मालिक और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति है, उनका नियंत्रण है। और यही नहीं, मुकेश अंबानी देश के सभी प्रमुख मीडिया घराने, सभी प्रमुख राष्ट्रीय चैनल, वहां भी भारी निवेश है, अरबों रुपए का निवेश है। इसके अलावा वो मोदी सरकार के साझेदार हैं और मोदी सरकार के आने पर ही उन्होंने अपना उपक्रम शुरू किया, उस पर मैं आऊंगा। और तीसरा प्रमुख कारण जिसकी वजह से मुकेश अंबानी को हमें जिम्मेदार मानना चाहिए इस गिरती हुई पत्रकारिता का, वो ये है कि वो लगातार अपने चैनल में अमीश देवगन जैसे लोगों को, एजेंडावादी लोगों को, सरकार से जुड़े लोगों को, बीजेपी से जुड़े लोगों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठा रहे हैं। और साथ ही साथ वो इस चैनल में भारी निवेश कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का निवेश कर रहे हैं हर साल। इसका मतलब उनका एजेंडा क्लियर है। अब हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में मोदी जी के भाषण को, अमित शाह के भाषण को, योगी के भाषण को, मुख्यमंत्री जो बीजेपी के, उनके भाषण को लगातार लाइव करना, उन्हीं के पैनलिस्ट को जगह देना, उन्हीं के पैनलिस्ट यानी बीजेपी के एजेंडा के हिसाब से अपने डिबेट्स रखना, अपने कन्क्लेव्स रखना। और यही नहीं, 90% से ज़्यादा टाइम शेयर, 90% से ज़्यादा समय अपने स्क्रीन पर, अपने मीडिया पर सत्ता पक्ष को देना, बीजेपी को देना, और 10% से भी कम विपक्ष को देना, और वो भी चुनाव के समय। जाहिर तौर पर इसके पीछे मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री के बिजनेस इंटरेस्ट। लेकिन इस बिजनेस इंटरेस्ट को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो चैनल है, ये जो पूरा नेटवर्क है, उन्होंने कब लिया, कैसे लिया, इसका पहले मालिक कौन था, और किस तरह से उस मालिक को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेकर पैसों के बल पर उस मालिक को किनारे किया और सारा चैनल टेक ओवर कर लिया। अब दोस्तों, ये टेक ओवर करने की, टीवी 18 को टेक ओवर करने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प, बड़ी सनसनीखेज है। दरअसल राघव बहल एक विशुद्ध रूप से पत्रकार, खांटी पत्रकार, जो संपादक बने, फिर ओनर बने, वो टीवी 18 के मालिक थे। साथ में आशुतोष जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई लोग, और भी कई अच्छे पत्रकार टीवी 18 ग्रुप में थे। लेकिन जब 2013 के बाद मोदी जी का उदय हुआ राजनीतिक फलक पर, तो मुकेश अंबानी के दफ्तर से बार बार राघव बहल को कहा जा रहा था कि आप ये इस तरह की खबरें चलाइए, आप अरविंद केजरीवाल को या राहुल गांधी को कम कवरेज दीजिए। और यहाँ पर एक टकराव शुरू हो गया, राजदीप सरदेसाई और राघव बहल एक तरफ हो गए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि मोदी का जो चुनावी परचम था वो फहराने लगा, वैसे वैसे दबाव बढ़ता गया।
और इस दबाव का सबसे बड़ा एक कारण था कि राघव बहल जब वो काफ़ी नुकसान में चले गए थे, उस वक्त रिलायंस ने यानी मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की थी और एक इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट बनाकर उन्होंने उनको लोन दिया था या पैसा दिया था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बड़ी रकम, एक मोटी रकम के ज़रिए उन्होंने राघव बहल को कर्जे में दबा दिया। और जब 2014 में मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से बनने लगी तो उनका दबाव बढ़ता गया। उनका जो हाथ था रिलायंस का वो राघव बहल की गर्दन पर था। और दोस्तों 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने शपथ ली, उसके अगले दिन रिलायंस ने पूरे टीवी 18 को टेक ओवर कर लिया और राघव बहल को बाहर का दरवाजा दिखा दिया। अब दोस्तों एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि मोदी जी और मुकेश अंबानी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी चुनाव जीते 2014 में और मोदी जी ने जिस दिन शपथ ली उसके अगले दिन 24 घंटे के अंदर मुकेश अंबानी ने 70% मीडिया को टेक ओवर कर लिया। अब इसके पीछे क्या मजबूरियां थी? एक इतना बड़ा उद्योगपति, एक कॉरपोरेट हाउस मीडिया में क्यों इंटरेस्टेड है जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है? उसकी वजह यह है कि कुछ मजबूरियां हैं। वो कहा है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यही कहानी मुकेश भाई की है। मुकेश भाई का दरअसल जो बिजनेस मॉडल है, वो जो बिजनेस मॉडल है ऑयल का, रिफाइनरी का, रिटेल का, या फिर आप कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन का, वो जो वर्टिकल्स हैं उनके बिजनेस मॉडल के, वो बहुत ज़्यादा अब लाभकारी नहीं रहे। खासकर ऑयल, और पूरी दुनिया को मालूम है, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं शेयर कर रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि अब ऑयल का ज़माना धीरे धीरे जा रहा है और ऑल्टरनेटिव एनर्जी, वो चाहे सोलर हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे बैटरी हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर दुनिया प्रदूषण की वजह से और तमाम कारणों की वजह से, प्राकृतिक संसाधनों की वजह से मुक्ति पाएगी इस तेल से, पेट्रोल से। और मुकेश अंबानी समझ रहे हैं, इसलिए वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं सोलर एनर्जी में, ऑल्टरनेट एनर्जी में। और ये पॉलिसी डिसीजन है, बिना सरकार के हो नहीं सकता। जब तक मोदी जी का कलम नहीं चलेगा तब तक इस बिजनेस में, इस बड़े बिजनेस में वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। तो उनका बिजनेस मॉडल बीच में आ रहा है। लेकिन यहां भी मुकेश भाई गलती कर गए। समय खराब है, या आप कह सकते हैं कि नियति का खेर है कि जिस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिस तरह वो शिफ्ट कर रहे हैं खरबों रुपए के साथ, और अपने एनर्जी मॉडल को रिप्लेस करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने जो टेक्नोलॉजी ली है, HJT टेक्नोलॉजी, उसको उन्होंने अपनाया है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे, ऐसा कहा जा रहा है कि इसको भी एक टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है जो है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादा असरदार है। तो सोलर में प्रवेश करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको सरकार की मदद चाहिए, और दांव भी थोड़ा उल्टा पड़ गया है। अब नियति का दूसरा खेल देखिए कि क्या मजबूरी है मुकेश अंबानी की कि वो एक अमीश देवगन या आप कह सकते हैं अर्नब गोस्वामी या खुद सुधीर चौधरी की भूमिका में सरकार का भोंपू बन गए, इतना बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप का, एक कॉन्ग्लोमरेट का चेयरमैन। रीज़न ये है कि मोदी जी को खुश करना है, आरएसएस के, बीजेपी के एजेंडा को आगे बढ़ाना है। एक और फेलियर उनसे हुआ, और वो फेलियर है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा उन्होंने जियो में लगा दिया, और एयरटेल को, टाटा को, बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को तबाह करने के लिए जिस तरह से उन्होंने उसको सस्ता किया, मोटा भाई उसमें लुट गए। और आज हालत ये है कि जिस 5G नेटवर्क की बात हो रही है, जिस बजट में कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क
आने वाला है, ऑक्शन होने वाला है, उस 5G नेटवर्क को तैयार करने के लिए संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए जो पैसा चाहिए, जो पूंजी चाहिए, उसको लेकर मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी के माथे पर बल है। अब दोस्तों, आपने देखा कि मुकेश भाई कहीं ना कहीं अपने एनर्जी पॉलिसी में ऑयल और फिर सोलर एनर्जी और फिर लिथियम एनर्जी, इसमें भी कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी में। इसी तरह से वो टेलीकॉम सेक्टर में जियो को सस्ता करने के चक्कर में या मार्केट लूटने के चक्कर में काफ़ी नुकसान उनको उठाना पड़ा और कई शेयर्स उन्होंने बेचे। जो आपने देखा फेसबुक, गूगल इतने ज़्यादा कर्जे में डूब गए थे कि उनको शेयर बेचने पड़े। लेकिन एक गलती और कर गए वो, और वो गलती थी, उनकी ख्वाहिश थी धीरू भाई अंबानी की तरह कि हिंदुस्तान का सारा रिटेल, सारा ग्रॉसरी, परचून, सब कुछ उनके हाथ में हो, जैसे वॉलमार्ट के हाथ में यूएस है। और इसलिए जब उन्होंने रिटेल आउटलेट्स खोले तो मॉडल वॉलमार्ट जैसा नहीं बन पाया। और ऑनलाइन में अमेज़ॉन ने उनको भरपूर चुनौती दी और देखते ही देखते अमेज़ॉन रिलायंस का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन मार्केट अपने हाथ में ले गया। बाद में फ्यूचर ग्रुप को लेकर अमेज़ॉन के साथ झगड़े भी हुए, मसले भी हुए, आर्बिट्रेशंस भी हुए, लेकिन झटका तो मुकेश भाई खा गए। बिजनेस वो बिजनेस नहीं रहा जिसको वो सोच रहे थे। वो जो मुट्ठी में करना चाहते थे दुनिया को, वो मुट्ठी ढीली पड़ रही है, खुल रही है। और आप खुद देखिए, उनका रेवेन्यू देखिए, 2020 का रेवेन्यू 5.97 लाख करोड़ से और 2021 का 4.66 लाख करोड़। मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक लाइन में कहना चाहता हूँ, मुख्तसर सी बात, कि रिलायंस कहीं ना कहीं अपने बिजनेस मॉडल की वजह से मोदी के आगे झुकने में मजबूर है। अब दोस्तों, ये बात तो सही है कि 2014 के बाद मुकेश भाई के दिन अच्छे आए, दिन अच्छे चल रहे हैं, भविष्य अच्छा नहीं। इसको समझने की कोशिश करिए। और राहुल गांधी, नेता विपक्ष, उनको बार बार घेर रहे हैं, पब्लिकली घेर रहे हैं। और भी कई नेता हैं जो उनकी घेराबंदी कर रहे हैं, खासकर विपक्ष से, और वो भी मुकेश अंबानी महसूस कर रहे हैं। ये सही बात है दोस्तों कि कांग्रेस ने किसी ज़माने में धीरू भाई अंबानी को खड़ा किया था, और तब गांधी परिवार से कहीं ज़्यादा जो उत्साही थे वो भारत रत्न प्रणब मुखर्जी थे। वही प्रणब मुखर्जी जो मोदी जी के भी क्लोज, मोहन भागवत के भी क्लोज। और मुझे लगता है दोस्तों, अगर आपको रिलायंस ग्रुप की जड़ तक पहुंचना है तो ये किताब जरूर पढ़िएगा, अंबानी एंड सन्स। और इस किताब को देखकर मुझे तकलीफ ये होती है कि इस किताब को, अंबानी की असली कहानी, कोई हिंदुस्तानी नहीं लिख पाया, हिम्मत नहीं कर पाया। और ये साहब ब्यूरो चीफ थे हिंदुस्तान में, विदेशी हैं, हैमिश मैकडोनल्ड। इनकी किताब आप पढ़िएगा। वो किताब जो हर बुक स्टोर से उठवा ली गई अंबानीज ने, इस किताब को वितरित नहीं होने दिया। बहरहाल, एक सवाल जो बुनियादी मैं करना चाह रहा हूं कि आपने इस मीडिया को, जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, आंख और कान कहते हैं, जनता की आवाज कहते हैं, दर्पण कहते हैं, जिसको आपने टूटते हुए देखा 2014 के बाद, और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका मुकेश अंबानी की थी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे ही देश में टाटा जैसा ग्रुप भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टाटा पाक साफ है, लेकिन किरदार देखिए। यही टाटा, जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत ने होटलों के आगे लगा दिया कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, उस वक्त टाटा ने, जमशेद जी टाटा, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये हिंदुस्तान के साथ जाती है, और उन्होंने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए एक बेहद खूबसूरत होटल अपने पैसे से, पैसा लोन लेकर, ताज कोलाबा मुंबई में बनाया। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ यहाँ पर स्टील प्लांट के पीछे हट रहे हैं, तो उन्होंने एक स्टील प्लांट खोलकर अंग्रेज़ों को बताया कि हिंदुस्तान के अंदर भी कैलिबर है इंडस्ट्री का। और जब मोदी जैसे लोग 5 ट्रिलियन
इकोनॉमी की बात करने वाले लोग जब एयर इंडिया नहीं चला पाए और मुकेश अंबानी और तमाम उस बिरादरी के लोग पीछे हट गए क्योंकि सौदा मुश्किल है, घाटे का है, तो रतन टाटा की हिम्मत थी कि हम चलाएंगे एयर इंडिया, हम उड़ाएंगे। ये किरदार है। और दूसरी तरफ एक वो किरदार है, ना सिर्फ आप गोदी मीडिया, ना सिर्फ आप इस देश के दर्पण को, इस देश की पत्रकारिता को रसातल में ले गए, आपने जो दौलत हासिल की है, आपने जो सबसे महंगा घर दुनिया का बनाया, वो यतीमों की जमीन छीनकर बनाया। और यतीमों की जमीन छीनकर, हक छीनकर जो इस देश का सबसे रईस आदमी बना, अगर आज वो इस मीडिया को तबाह कर रहा है, वो आपकी आवाज को आज कहीं ना कहीं कैद कर रहा है, या पूरी मीडिया को वो मोदी के आगे नतमस्तक करा दे रहा है, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि रिलायंस पे या इस तरह के जो कॉरपोरेट टाइकून्स हैं या क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उस पर आप चाहते हैं कि कुछ वीडियोस आए, मैंने आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि चुनाव का मौसम था और जिस तरह से मीडिया, गोदी मीडिया हथियार बन गई सबसे बड़ा बीजेपी के लिए, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ी, इसलिए मैंने ये आज खबर दिखाई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की स्टोरीज़ वॉच करना चाहते हैं, इन डेप्थ वीडियोस देखना चाहते हैं, उस सच को देखना चाहते हैं जो छुपाया गया आपसे हमेशा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सजेशंस लिखिए और मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। फ़िलहाल आज बस इतना ही। एक बार फिर से ये आवाज़ आपकी आवाज़ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाइए। आप नहीं पहुंचाएंगे तो इस आवाज़ को और काम आगे ले जाएगा। इस आवाज़ को भी कहीं ना कहीं आगे चलकर दबाने की कोशिश होगी, और इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर कि आप ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन मत दबाइए, बल्कि ये जो वीडियोस हैं प्लीज़ इसको शेयर करिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।